हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डेफिसिट्स इन द गवर्नमेंट बजट। यानी सरकार का जो बजट होता है उसमें किस प्रकार के और कितने प्रकार के और कौन कौन से घाटे होते हैं उनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। खास तौर से ये क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए चैप्टर बनाया गया है, लेकिन आईएएस, आरएएस, बैंक एग्जाम और दूसरे कंपटीशन एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम के लिए भी एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल लाइफ का टॉपिक है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, डेफिसिट्स मीनिंग, घाटे का अर्थ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेफिसिट का मतलब क्या होता है, यानी घाटा क्या होता है। व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसिप्ट्स देन इट इज नोन एज डेफिसिट। यानी जब व्यय यानी खर्चा आय या प्राप्ति से अधिक होता है तो उस स्थिति को घाटा कहते हैं। यानी सरकार का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, अगर वो उसकी रिसिप्ट या इनकम से ज़्यादा है तो इसे घाटा कहते हैं। यानी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रिसिप्ट या इनकम कम होती है गवर्नमेंट की, तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने की इस स्थिति को हम बोलेंगे डेफिसिट होना, यानी घाटा होना। अब आता है टाइप्स ऑफ डेफिसिट इन द बजट, यानी बजट में घाटे कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, बजट में जो घाटे होते हैं उनको सिंपली तीन टाइप्स में बांटा जा सकता है। रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, एंड प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा। मैं अपने वीडियोस को बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बनाता हूँ, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाता हूँ, ताकि हर जो भी बच्चे ने मीडियम ले रखा है वो इसको आसानी से समझ सके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों डेफिसिट को समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा क्या होता है। आइए पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, फिर इसका एग्जांपल लेते हैं। व्हेन इन द फाइनेंशियल ईयर और फिस्कल ईयर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट देन इट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। यानी जब फाइनेंशियल ईयर में या फिस्कल ईयर में, दोस्त मैं पहले बता दूं आपको, जो मैं पहले अपने वीडियोस में बता चुका हूं, इसके जो मैंने बजट चैप्टर के 3 पार्ट 4 पार्ट पहले से डाल रखे हैं। फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर का मतलब होता है पीरियड बिटवीन 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है उसे फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो इस फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी 1 साल के अंदर, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रेवेन्यू रिसिप्ट से, यानी राजस्व व्यय ज़्यादा है और राजस्व प्राप्ति या राजस्व आय कम होती है, तो इसे बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। जब भी ऐसा होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो इसे रेवेन्यू डेफिसिट बोलेंगे। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख, इस बजट चैप्टर के मैंने 4 वीडियोस डाल रखे हैं, उसमें मैंने कुछ वीडियोस में इनको भी समझा रखा है। तो अगर आपको इसकी डिटेल से नॉलेज प्राप्त करनी है तो मेरे पुराने वीडियोस को जरूर देखें। और ये एक एक दूसरे सारे चैप्टर जुड़े हुए हैं, तो सारे चैप्टर अगर आप सीक्वेंस में देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देख, अब अगर फॉर्मूला बनाए रेवेन्यू डेफिसिट का, फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला होता है रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस करना पड़ेगा रेवेन्यू रिसिप्ट को। यानी हिंदी में बताएं तो राजस्व घाटे का फॉर्मूला होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति या राजस्व आय। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब आता है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए या कंपटीशन एग्जाम या इंटरव्यू के लिए या 12th क्लास के एग्जाम के लिए फिस्कल डेफिसिट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर साल इसमें से 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल्स भी आता है और थ्योरेटिकल पार्ट भी आता है। तो इस फिस्कल डेफिसिट को तो आपको अच्छे से समझ के जाना ही है। ठीक है, अब देखो, फिस्कल डेफिसिट को 3 प्रकार से समझाया जा सकता है, यानी इसके 3 फॉर्मूले हैं। पहला क्या है, फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सिस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। यानी फॉर्मूला देखें अगर, तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है पहले तरीके से, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोविंग्स। यानी अगर टोटल एक्सपेंडिचर, जो बजट का टोटल एक्सपेंडिचर है, जो कुल व्यय है, उसमें से माइनस करते हैं टोटल रिसिप्ट्स को, कुल प्राप्तियों को, लेकिन इन टोटल रिसिप्ट्स के अंदर आपको बोरोविंग्स को नहीं लेना है, उधार
से जो हमें रिसिप्ट्स प्राप्त हुई, जो हमने लोन लिया है, बोरोविंग की है, चाहे देश के अंदर से की हो, चाहे देश के बाहर से की हो। बोरोविंग से जो हमें रिसिप्ट्स प्राप्त हुई है, उसको नहीं लेना है। बोरोविंग्स के अलावा जो भी हमारी रिसिप्ट्स है, उसको लेना है। यानी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोविंग्स। ठीक है? तो ये होता है पहला तरीका। दूसरा है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द बजट माइनस क्या-क्या 2 चीज़ माइनस करनी पड़ेगी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। यानी जब टोटल एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा हो, कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा हो कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स को जोड़ने से भी पूरा नहीं हो सकता, यानी फिर भी टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इन दोनों से, तो इस स्थिति को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है? तो दोस्तों मैं इसका पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा-सा छोटा-सा इसका रिकैप दूँगा। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर आता है कि ऐसे कैपिटल रिसिप्ट्स जो बोरोविंग्स के अलावा यानी डेब्ट यानी बोरोविंग्स के अलावा हुई है। तो इसमें आता है डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सरकारी कंपनियों को प्राइवेट क्षेत्रों को बेचना 100% या मोर देन 50% या मोर देन जो भी हो एंड सरकार अलग डिसाइड करती भी कितना गवर्नमेंट रूल्स चेंज होते रहते हैं। फिर रिकवरी ऑफ लोन्स, तो डिसइन्वेस्टमेंट को और रिकवरी ऑफ लोन्स को इसमें लेते हैं। अब आता है फिस्कल डेफिसिट का तीसरा हिस्सा। फिस्कल डेफिसिट को अगर आसान शब्दों में समझे तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है बोरोविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फिस्कल ईयर। यानी सरकार जो अपने एक्सपेंडिचर अपने खर्चे को पूरे करने के लिए जो बोरोविंग्स करती है, जो उधार लेती है, उसी को ही फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। यानी फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोविंग्स, जो भी सरकार की बोरोविंग्स है वो फिस्कल डेफिसिट है। ठीक है, अब इसका इम्प्लीकेशन यानी जो फिस्कल डेफिसिट है, अगर देश का बढ़ रहा है, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, तो इसका देश के ऊपर, देश की इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होंगे? तो नंबर 1 आता है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, अगर हम ज़्यादा बोरोविंग करने लगेंगे, हमारा खर्चा बढ़ेगा और उस खर्चे को पूरा करने के लिए हम देश के अंदर से और देश के बाहर से इंटरनल और एक्सटर्नल बोरोविंग्स करेंगे, उधार लेंगे, तो पहला क्या होगा इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन। देश के अंदर इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी। दूसरा डेब्ट ट्रैप यानी ऋण जाल, हम डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे, यानी एक लोन को चुकाने के लिए हमें दूसरा लोन लेना पड़ेगा, फिर उसके इंटरेस्ट लोन चुकाने के तीसरे लोन लेना पड़ेगा, यानी हम एक ऋण के जाल में, बोरोविंग्स के जाल में फंस जाएंगे। इसे बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। तीसरा है राइज इन फॉरेन डिपेंडेंस। अगर हम फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाएंगे यानी ज़्यादा बोरोविंग्स करेंगे विदेशों से, खास तौर से, तो हमारी विदेशों पे निर्भरता बढ़ जाएगी। वो फिर हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करने लग जाएंगे। ठीक है, देन चौथा आता है एडवर्स इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द कंट्री। यानी अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है तो हमने बोरोविंग कर रखी है, तो बोरोविंग को वापस चुकाना भी पड़ता है विद इंटरेस्ट। तो अगर हम देश की नेशनल इनकम को या प्रोडक्शन से पैसा कमाते हैं, अगर उसको लोन को चुकाने में दे देंगे, इंटरेस्ट को चुकाने में दे देंगे, तो हमारे जो डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं हो पाएगा, तो डेवलपमेंट प्रोसेस को धक्का लगेगा देश की। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब आता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। यानी फिस्कल डेफिसिट अगर हो रहा है तो उसको हम कहाँ से मैनेज करेंगे, कहाँ से करेंगे? इसके 2 तरीके हैं। फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 बोरोविंग फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। पहला तरीका होता है फिस्कल डेफिसिट का, हमें बोरोविंग, हमारे देश को बोरोविंग करनी पड़ती है, उधार लेना पड़ता है इंटरनल से, देश के अंदर से, चाहे वो आरबीआई से ले, चाहे वो पब्लिक से ले, चाहे वो कमर्शियल बैंकों से ले, या एक्सटर्नल यानी विदेशों से ले, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से ले। तो एक तो बोरोविंग्स हो गई। दूसरा तरीका होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, या आसान शब्दों में समझे, हालांकि डेफिसिट फाइनेंसिंग थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन 12th क्लास के हिसाब से मैं बताऊं आपको। डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी आरबीआई या सेंट्रल बैंक के द्वारा नए नोट छापना, नए करेंसी नोट छाप सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं आपको, बोरोविंग्स आर बेटर सोर्स ऑफ financing deficit, fiscal deficit, because it does not lead to inflation in the economy. On the other hand, printing of new currency notes by RBI leads to inflation because it increase money supply in the economy. दोस्तों इन दोनों तरीकों में से जो बोरोविंग तरीका है वो बेहतर है, क्योंकि बोरोविंग करने से हमारे देश के ऊपर थोड़ा भार तो बढ़ेगा, लेकिन इन्फ्लेशन देश के अंदर नहीं फैलेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं या आरबीआई से नए नोट छपवाते हैं,
तो नए नोट छापने से देश के अंदर जो है वो मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी और मनी की सप्लाई देश के अंदर बढ़ने से इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी। तो ट्राई यही करना चाहिए कि अगर फिस्कल डेफिसिट हो रहा है तो उसको पूरा करने के लिए बोरोविंग्स कर ली जाए इंटरनल सोर्सेज से या एक्सटर्नल सोर्सेज से। ठीक है, अब आता है प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा क्या होता है। सिंपली देखो बहुत इजी है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। यानी प्राइमरी डेफिसिट का सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आप फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर दोगे इंटरेस्ट पेमेंट को, यानी राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, तो सिंपल तरीका है इसको निकालने का। अब एक क्वेश्चन आता है कई बार कि जीरो प्राइमरी डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है। अगर किसी देश का प्राइमरी डेफिसिट जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इट मीन्स गवर्नमेंट इज बोरोविंग ओनली टू पे इंटरेस्ट ऑफ द ओल्ड लोन्स। अगर जीरो प्राइमरी डेफिसिट है तो इसका मतलब ये है कि जो सरकार नई बोरोविंग कर रही है, नए लोन ले रही है, तो उस वो लोन केवल इसलिए ले रही है ताकि पुराने लोन का इंटरेस्ट चुकाया जा सके। यानी जो नया लोन लिया जा रहा है उसका यूज देश की भलाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए, किसी काम के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि इस बोरोविंग का यूज हो रहा है पुराने इंटरेस्ट को चुकाने के लिए। यानी अगर फिस्कल डेफिसिट जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर हो, फिस्कल डेफिसिट यानी बोरोविंग मान सकते हैं। अगर हमारी बोरोविंग और इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो बराबर है तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट जीरो होगा। यानी हमने जो बोरोविंग की है, जो लोन लिया है, पैसा, नया पैसा जो लोन लिया है, वो पूरा पूरा इसलिए लोन लिया गया है ताकि इंटरेस्ट चुकाया जा सके। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है फिस्कल डिसिप्लिन क्या होती है, फिस्कल डिसिप्लिन क्या होती है। ठीक है, तो बैलेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर and receipts of the government which prevent inflation and deflation in the economy and maintain economic stability। दोस्तों फिस्कल डिसिप्लिन यानी राजकोषीय अनुशासन का मतलब होता है देश के अंदर, बजट के अंदर एक्सपेंडिचर को और रिसिप्ट को या इनकम को बराबर बनाए रखना। यानी जितना हमारा एक्सपेंडिचर है, ट्राई किया जाए, कोशिश की जाए कि जितना एक्सपेंडिचर है उतनी ही रिसिप्ट या इनकम रखी जाए, दोनों लगभग एक दूसरे के बराबर हो, ताकि ना तो ज़्यादा इन्फ्लेशन फैले ना ही डिफ्लेशन फैले। यानी एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता देश के अंदर बनी रहे। अगर कोई भी देश की सरकार इस प्रकार का बजट बनाने में सक्षम हो गई है तो उस बजट को हम बोलेंगे कि भाई सरकार ने फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन किया है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये वीडियो खास तौर से क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए बनाया है, लेकिन दूसरे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट करके या गूगल क्लासरूम में या कहीं कैसे भी मुझसे मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हो। मैं सारी आपकी जो डाउट्स है दूर करने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू सो मच।